हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ऑन कम्युनलिज्म, यानी कि भारत के अंदर जो कम्युनलिज्म है इसके ऊपर हम एक ऐसे देखने वाले हैं। और ये जो हमारी वीडियो है ये यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश के अंदर अभी क्या हुआ है कि ये जो कम्युनलिज्म टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो इशूज़ के अंदर रहा है। अगर हम बात करें कश्मीर फाइल मूवी की, या फिर हम बात करें अगर मणिपुर वायलेंस की, तो भी कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड हमें चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए हम इसके ऊपर ऐसे करने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से। तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है कम्युनलिज्म की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कम्युनलिज्म की बात करते हैं ना, तो इसका अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है देखने का। अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो बेसिकली जो हमारा कम्युनलिज्म होता है उसे हम रिलीजन से जोड़ करके देखते हैं। जब आप यूएसए के अंदर देखेंगे तो इसी कम्युनलिज्म को रेस से जोड़ करके देखा जाता है। आप साउथ अफ्रीका के अंदर इसी कम्युनलिज्म की बात करेंगे तो वो लोग ट्राइब से जोड़ करके देखते हैं। और अगर इसी कम्युनलिज्म की हम बात जा करके वेस्ट एशिया के अंदर करते हैं, तो वो लोग बेसिकली सिया और सुन्नी के अंदर इस कम्युनलिज्म को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनलिज्म है ये अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसको हम काफ़ी छोटे रूप में समझने का कोशिश करेंगे। और इसके ऊपर हम जो अपना डेफिनेशन है वो काफ़ी छोटा रखेंगे, ताकि जो हमें इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से और साथ में जो ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव है उसको भी कवर करना है। तो अगर मैं बात करूँ कम्युनलिज्म की, तो कम्युनलिज्म क्या होता है। तो कम्युनलिज्म डिफाइन एज द लॉयल्टी आर एलिगेंसेस टू वंस रिलीजन्स आर एथनिक कम्युनिटी। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा कम्युनलिज्म है ये डिफाइन करता है कि कोई पर्सन ऐसा है जो अपने धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, या फिर वो किसी धर्म पर आरोप लगा रहा है, या फिर धर्म के अलावा वो किसी जाति विशेष या किसी संप्रदाय से भी जोड़ करके इस चीज़ को देखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं यही कलेक्टिव फॉर्म के अंदर आपकी कम्युनलिज्म कही जाती हैं। अगर मैं कम्युनलिज्म की बात करूँ तो कम्युनलिज्म हैज़ बीन अ लॉन्ग स्टैंडिंग इशूज़ इन इंडिया, यानी कि जो हमारा कम्युनलिज्म है ये क्या हुआ है भारत के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से चला आ रहा एक मुद्दा है, लंबे समय से चला आ रहा एक इशू है। द कंट्रीज रिच डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ रिलीजन, यानी कि जो हमारा देश है ये क्या है कि डाइवर्सिटी के रूप में अगर हम देखें तो हमारे देश के अंदर कई सारी जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, धर्म के मामले में जो हम देखें तो भारत के अंदर बहुत सारे जो धर्म के लोग हैं वो रहते हैं। लैंग्वेजेस की बात करें तो भारत के अंदर लगभग 500 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। एंड द कल्चर्स, यानी कि हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, डाइवर्सिटी लिए हुए है। और कहीं ना कहीं यही सारे जो रीज़न है वो क्या होते हैं, समय समय पर हमारे जो कम्युनल टेंशन है या जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको जन्म देते रहते हैं, या इनके वजह से ये जो कम्युनल जैसी चीज़ें हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है। तो कम्युनलिज्म की अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, तो अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि कम्युनलिज्म इन इंडिया प्राइमरीली मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू अ रिलीजियस डिवीजन, यानी कि भारत की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि जो भारत के अंदर कम्युनलिज्म है इसे हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से जोड़ करके देखते हैं। और भारत के अंदर बेसिकली जो हमारा कम्युनलिज्म होता है ये क्या शो करता है, रिलीजियस डिवीजन को ही शो करता है, यानी कि धार्मिक भेदभाव को ही क्या करता है ये कम्युनलिज्म शो करता है। वेयर इंडिविजुअल आइडेंटिफाई स्ट्रांगली विद देयर रिलीजियस कम्युनिटीज, जहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली खुद को जो है एज अ बोल सकते हो रिलीजियस बेसिस पर अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, ऑफन एट दिस एक्सपेंसेस ऑफ ब्रॉडर नेशन आइडेंटिटी। और ना कि वो पूरे देश के, जैसे कि अगर मैं अपनी आइडेंटिटी बताऊं तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे अंदर ये कम्युनलिज्म वाली भावना है तो मैं अपने आप को एक बोल सकते हो कि रिलीजन से जोड़ करके आपको बताऊंगा, ना कि एक ब्रॉडर थीम, यानी कि जो हमारे नेशन है अपनी नेशन की आइडेंटिटी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये मेरी सेकेंडरी थिंग रहेगी। हमारा जो प्राइमरी थिंग रहेगा वो बेसिकली क्या रहेगा कि हम अपने धर्म को सबसे पहले प्रमोट करें। तो इसी तरीके की चीजें बेसिकली यहाँ पर देखी जाती है। दिस फेनोमेना कैन बी अट्रीब्यूटेड टू द वेरियस हिस्टोरिकल सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये जो फेनोमेना है, ये जो घटना है, जो लोग जो है अपने आप को रिलीजन से जोड़ करके दिखाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसके कई सारे जो कारण है वो हो सकते हैं, लेकिन उनके कुछ जो कारण है जो कि प्रमुख होते हैं उनके अंदर सबसे पहला हिस्टोरिकल, दूसरा सोशल और तीसरा पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो होता है। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, जो हमारे 1947 का पार्टीशन रहा था इंडिया का, फॉर इंस्टांस उसी क्षण क्या हुआ कि रिजल्टेड इन अ कम्युनल वायलेंस। हमें भारत के अंदर या बोल सकते हो कि इस पार्टीशन
नेशन के अंदर जो है वो कम्युनल वायलेंस देखने को मिले, जिसकी वजह से हुआ क्या कि डीप सीटेड मिसट्रस्ट बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज, जो कि हमारे रिलीजियस कम्युनिटीज थे, दो जो हमारी जातियां थी, उनके बीच में काफी ज्यादा मिसट्रस्ट जो है वो देखने को मिला, और यह मिसट्रस्ट जो है वो काफी गहरा होता गया, काफी ज्यादा जो है वो होता गया। तो ये बेसिकली हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो सकता है। अगर हम बात करें कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस की, तो कॉजेस क्या हो सकते हैं इस चीज के लिए। सबसे पहला जो हमारा कॉजेस होता है वो होता है हिस्टोरिकल फैक्टर, यानी कि ऐतिहासिक चीजें जो होती है ना वो इन सारी चीजों को और भी ज्यादा जन्म देती है। तो कॉजेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम लिख सकते हैं कि सेंचुरीज ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स, यानी कि हमारे देश के ऊपर सैकड़ों साल जो है वो फॉरेन इन्वेजन्स हुए, एंड कॉलोनियल रूल, यानी कि हमारे ऊपर जो है भारत के ऊपर कई वर्षों तक जो है वो कॉलोनी का रूल रहा हमारे देश के ऊपर, जिसने क्या छोड़ा, लेफ्ट अ लास्टिंग इंपैक्ट ऑन इंडियाज रिलीजन्स लैंडस्केप, जिसने भारत के ऊपर बेसिकली जो भारत के धर्म है, जो इंडिया का रिलीजन था, उसके ऊपर गहरा प्रभाव जो है वो छोड़ा। द ब्रिटिश, यानी कि जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है उसको अपनाया। देन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एक्सरबेटेड कम्युनल टेंशन, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ मिसट्रस्ट अमंग द डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज। कहने का क्या मतलब था कि जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, भारत के अंदर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेकर के आए, जिनकी वजह से क्या हुआ कि हमारे देश के अंदर जो कम्युनल टेंशन है वो और भी ज्यादा बढ़ता गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे रिलीजियस कम्युनिटीज थे, जो दूसरे धर्म के लोग थे, उनके बीच में जो है वो मिसट्रस्ट बढ़ता रहा, और कहीं ना कहीं बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो आकर जाके कम्युनल टेंशन को प्रमोट करती हैं। तो हमारा नेक्स्ट कॉजेस है वो ये होता है कि पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसके वजह से भी क्या होता है कि कई बार हमारे ये जो कम्युनल टेंशन है वो देखने को मिल जाती है। तो कम्युनलिज्म हैज ऑफन बीन एक्सप्लॉयटेड बाय पॉलिटिकल लीडर्स फॉर देयर ओन गेन्स, यानी कि जो हमारा ये कम्युनलिज्म है, इसका कई बार जो फायदा है ये उठाया जाता है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। वो क्या करते हैं, इस कम्युनलिज्म का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो करते हैं, जिससे कि उनको फायदा हो। दे कैन मैनिपुलेट रिलीजियस सेंटिमेंट टू मोबिलाइज वोट। इसके वो क्या करते हैं, वे बेसिकली जो हमारे धर्म है, यानी कि जो हमारा रिलीजन है, उसे वो मैनिपुलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, जो मॉब होती है उसको मोबिलाइज कर पाते हैं, और उससे भी वोट पा लेते हैं, जिनसे कि उनका तो फायदा हो जाता है, लेकिन हमारे सोसाइटी के अंदर जो रिलीजियस लाइंस होती हैं उनसे हट करके काम करने की वजह से लोग जो है वो पोलराइजेशन के थ्रू आ जाते हैं, और पोलराइजेशन होने के थ्रू वो क्या करने लगते हैं, जो हमारा कम्युनलिज्म है उसको कहीं ना कहीं जन्म दे देते हैं। तो ये बेसिकली हमारा एक रीजन होता है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो कम्युनलिज्म है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कारण हमारा क्या हो सकता है कि सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, यानी कि हमारे देश के अंदर जो आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक जो डिस्पैरिटी है लोगों के बीच में, ये भी इस चीज को जन्म देती है। कैसे जन्म देती है, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एंड द सोशल एक्सक्लूजन कंट्रीब्यूट टू कम्युनलिज्म, यानी कि हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, यानी कि सभी लोगों के पास समान मात्रा में जो पैसे रुपए हैं, यानी कि आर्थिक जो चीजें हैं वो सभी की समान नहीं है। सोशल एक्सक्लूजन है हमारे सोसाइटी के अंदर, और ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, जो हमारा कम्युनलिज्म है इसको बढ़ावा देती हैं। अगर हम बात करें तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में सिक्स सोलेस एंड सपोर्ट विद देयर रिलीजियस कम्युनिटीज, जो हमारे मार्जिनल ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली अपने रिलीजियस कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। इसके वजह से हमारे देश के अंदर हमें कम्युनल डिवीजन देखने को भी मिल जाता है। नेक्स्ट रीजन की हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि वॉयलेंस एंड पोलराइजेशन, यानी कि हमारे देश के अंदर जो हिंसा होती है या फिर जो ध्रुवीकरण की नीति होती है, उसके वजह से भी क्या होता है कि हमारे देश के अंदर बेसिकली ये कम्युनलिज्म देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें तो कम्युनल कन्फ्लिक्ट रिजल्ट इन अ वॉयलेंस, यानी कि हमारे देश के अंदर जो कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे ही देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, इनका रिजल्ट कभी कभी काफी ज्यादा बुरा होता है और ये हिंसा में बदल जाती है, जिसके वजह से लॉसेस ऑफ लाइफ, जिनके वजह से जीवन की हानि होती है, प्रॉपर्टी की हानि होती है, एंड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड हॉस्टिलिटी, और ये बेसिकली एक एटमॉस्फेयर बना देते हैं, डर का माहौल बना देते हैं, और दुश्मनी पूर्ण भरा जो वातावरण है वो क्रिएट हो जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड। दिस इंसिडेंट, यानी कि ये जो इंसिडेंट है, फर्दर वाइडन द रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि दूरी होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसिडेंट है वो क्या करती है कि जो हमारे कम्युनिटीज के बीच की जो दूरियां थी, कहीं ना कहीं उनको ये और भी ज्यादा बढ़ा देती है, हिंडरिंग सोशल प्रोग्रेस, जो कि हमारी जो सोसाइटी की प्रोग्रेस है उसके अंदर ये बाधक बन जाती है, और जो हमारी यूनिटी है वो भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, कॉजेस होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इनके परिणाम क्या हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो सोशल समाज के अंदर बेसिकली जो कम्युनलिज्म है इसके चैलेंजेस क्या है, क्यों ये नहीं हमारे समाज के
के अंदर लोग जो है वो हार्मनी में काम कर पाते हैं। तो बेसिकली हम चैलेंजेस की बात करेंगे तो सबसे पहला चैलेंजेस तो ये है कि लैक ऑफ इंटरफेथ डायलॉग। इंटरफेथ डायलॉग का मतलब क्या होता है कि जैसे दो धर्म है, दो धर्मों के बीच की जो वार्ता होती है वो एक मंच पर हो, एक साथ हो, इस चीज की कमी हमें भारत के अंदर देखने को मिलती है और ये जो है वो हमारे लिए चैलेंजेस हो जाती है कि इसको हम किस तरीके से सही करें। तो लैक ऑफ इंटरफेथ डायलॉग, इसका अंदर क्या लिख सकते हैं कि इनसफिशिएंट एफर्ट टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल डायलॉग एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, प्रीपेचुएट स्टोरटाइप्स एंड द रीएनफोर्समेंट एग्जिस्टिंग डिविजन्स। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लैक ऑफ इंटरफेथ डायलॉग है ना, ये बेसिकली एक चैलेंज के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसका भी जो प्रयास है वो इनसफिशिएंट है, और जो हमारे लोग हैं जो कि एक जागरूक नागरिक है उनका भी जो प्रयास है वो भी काफी ज्यादा इनसफिशिएंट साबित होता है। इसका कोई फ्रूटफुल मीनिंग नहीं निकल पाता। जब भी हम चाहते हैं कि ऐसा कोई डायलॉग हो जिसका एक मीनिंगफुल डायलॉग हम बोल सकते हैं जो कि हमारे दो धर्मों के बीच में हो, दो धर्मों के जो लोग हैं वो आपस में बैठे, आपस में बातचीत करें, इसके वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे के धर्म को समझेंगे और उनको रिस्पेक्ट करेंगे। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो जो हमारी सोसाइटी है इसका डिवीजन नहीं होगा और लोग हार्मनी में होकर के एक साथ काम करेंगे। तो ये हमारे लिए एक चैलेंजेस है कि हम किस तरीके से जो अपने डायलॉग है, जो बोल सकते हो इंटरफेथ डायलॉग है, उनको एक साथ करें। नेक्स्ट हमारे पास चैलेंजेस क्या आता है कि इन एडेक्वेट एजुकेशन, यानी कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में एजुकेशन भी इसके बारे में नहीं है। द एजुकेशन सिस्टम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, यानी कि जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी वैल्यूज एजुकेशन है, वो क्या कर सकती है, एक महत्वपूर्ण रोल क्रिएट कर सकती है बेसिकली किस चीज को, जो हमारा कम्युनलिज्म है उसको शेप देने के लिए। हाउ एवर इन एडेक्वेट इम्फेसिस ऑन प्रमोटिंग सेकुलरिज्म, अगर हम बात करें तो जो इन एडेक्वेट इम्फेसिस है, यानी कि हम उतना ज्यादा जोर नहीं देते हैं सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए, धर्म को टॉलरेंट करने के लिए, या फिर जो भी हमारी डाइवर्सिटी है उसका हम रिस्पेक्ट करें, इतना ज्यादा हम जोर नहीं देते। लेकिन जो हमारी एजुकेशन सिस्टम होगी, जब हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐसी चीजें पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हम सेकुलरिज्म को प्रमोट करेंगे, हम दूसरे धर्मों को टॉलरेट भी करेंगे, जो हमारे सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी है इसको भी हम कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो कम्युनल टेंशन को परसिस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं इसे रोकने का काम करेगी। तो बेसिकली इसको चैलेंजेस के अंदर हम लिख सकते हैं कि ये हमारे लिए एक चैलेंजेस है कि हम अपने जनता को क्या करें, एजुकेट करें। नेक्स्ट हमारे पास चैलेंजेस क्या आता है कि पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। पॉलिटिकल पॉपुलिज्म क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के जो लोग हैं ना, वो इस रिलीजियस सेंटिमेंट का फायदा उठाते हैं। इसका फायदा उठाने के लिए वे क्या करते हैं, अपने पावर में आने के लिए ना इन सारे सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो पॉपुलिस्ट रेथोटिक दैट स्टोक रिलीजियस सेंटिमेंट फॉर द पॉलिटिकल गेन अंडरमाइंस द प्रिंसिपल ऑफ द कम्युनल हार्मनी एंड एक्सरबेट द डिविजन्स विद इन द सोसाइटी। और इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारी सोसाइटी की जो डिवीजन है वो और ज्यादा होती जाती है, क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो अपने फायदे के लिए इन रिलीजियस सेंटिमेंट का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ये भी हमारे लिए एक चैलेंजेस है कि किस तरीके से हम पॉलिटिक्स को अच्छा करें। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि हमारा सजेशन क्या हो सकता है, कि हम इस पर किस तरीके से अपना सजेशन लिख सकते हैं कि हम इस कम्युनलिज्म के खतरे को किस तरीके से कम कर सकते हैं। इसमें मैंने सजेशन क्यों दिया है, तो क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारा ऐसे पूछा गया था ना, वो पूछा गया था कि व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप द वॉर, यानी कि युद्धों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसके ऊपर बेसिकली एग्जामिनर चाहता था कि हम अपना सजेशन दे। तो सजेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू राइट योर एसे। जब भाई आप अपना ऐसे लिखते हो तो उसके लिए जो सजेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी चीज को बेसिकली हम इसके अंदर देखने वाले हैं। सजेशन के अंदर हम लिख सकते हैं कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इसको बेसिकली हम क्या करेंगे, जब हम एजुकेशन एंड अवेयरनेस को फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं जो कम्युनल टेंशन है इसे हम कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस चीज को भी देख लेते हैं। तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस के अंदर बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन सिस्टम टू प्रमोट वैल्यूज एंड सेकुलरिज्म। यदि हम क्या करते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने वैल्यूज को, जो हमारे एजुकेशन के अंदर जो वैल्यूज होंगे, जो मोरल वैल्यूज होंगे, उनको कहीं ना कहीं प्रमोट करें। जो सेकुलरिज्म के वैल्यूज होंगे उनको कहीं ना कहीं हम प्रमोट करेंगे, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा जोर देंगे कि जो हमारे लोग हैं, जो बोल सकते हो कि अलग अलग कम्युनलिज्म के लोग हैं, वो बेसिकली एक साथ जुड़े और इस कम्युनलिज्म को हम क्या करें, जड़ से उखाड़ करके फेंक दें। तो बेसिकली ये हमारा एक कदम हो सकता है, जब हम यूथ को, यानी कि जो हमारे लोग हैं उनको जागरूक करेंगे या फिर उन्हें एजुकेट करेंगे, तो इसके मदद से क्या होगा कि जो हमारा कम्युनलिज्म है इसको हम जड़ से उखाड़ करके फेंक सकते हैं। क्योंकि लोगों के बीच में ना
सेकुलरिज्म जो है वो काफी ज्यादा प्रमोट होगा जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग इंटरफेथ डायलॉग, यदि हम क्या करें, जो इनकॉर्पोरेट करें यानी कि इन चीजों को अपनाएं, जैसे कि इंटरफेथ डायलॉग हो गया यानी कि दो धर्मों के बीच के जो डायलॉग्स हो गए वो रेगुलर बेसिस पर कराते रहे। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो गए जिसमें अलग अलग कल्चर के लोग आते हैं, वो अपना एक प्रोग्राम देते हैं जिसके माध्यम से एक दूसरे को समझते हैं। तो इस तरीके से अगर हम चीजें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें फोस्टर करेंगे यानी कि बढ़ावा देंगी हमारे अंडरस्टैंडिंग को, हमारा अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छा होगा और हम दूसरे धर्मों के चीजों को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ना हम अपने सजेशन के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सजेशन क्या हो सकता है कि लीगल मेजर, यानी कि जो सरकार है वो इसके खिलाफ जो है वो लीगल मेजर कैसे ले सकती है कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ अगेंस्ट हेट स्पीच, यानी कि हमारे देश के अंदर जो हेट स्पीच है वो काफी बड़ा मुद्दा रहा है। आए दिन आप देखिएगा कि बेसिकली जब भी हमारे चुनाव होते हैं तो कोई सा भी पॉलिटिकल लीडर्स होता है वो कोई सा भी हेट स्पीच देकर के चला जाता है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि हेट स्पीच के ऊपर बेसिकली कोई कड़े कानून बना सकते हैं और उस कानून को फॉलो कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो इंसाइटमेंट ऑफ द वायलेंस, जिसके वजह से हमारा जो वायलेंस है वो भड़क जाता है, एंड डिस्क्रिमिनेशन इज एसेंशियल टू डेटर, यानी कि इसके वजह से क्या होगा कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे और जो हमारे कम्युनल एलिमेंट है उनको हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर पाएंगे और हमारे सारे जो सिटीजन्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट होंगे अगर हम क्या करते हैं ऐसे किसी कड़े कानून को लेकर के आते हैं। नेक्स्ट हमारा सजेशन क्या हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर, बेसिकली अपना नेक्स्ट सजेशन हम ये देख सकते हैं कि ग्रॉस रूट इनिशिएटिव, या ग्रॉस रूट इनिशिएटिव के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इनकरेजिंग कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सरकार है वो क्या करे, जो कम्युनिटी पर आधारित ऑर्गेनाइजेशन होती है उन सभी चीजों को जो है वो इनकरेज करे, सिविल सोसाइटी ग्रुप जो है वो बनाए, एंड रिलीजियस लीडर्स जो है वो एक्टिवली इंगेज हो प्रमोट करने के लिए कौन सी चीजें, जो इंटरफेथ हार्मनी की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर ये सभी चीजें क्या हो सकती है, एक ब्रिज की तरह काम कर सकती है जो कि हमारे बटी हुई सोसाइटी को कहीं ना कहीं जोड़ सकती है, वापस से बना सकती है। लोगों के बीच में जो हमारे कम्युनिटीज है उनके बीच का जो डिस्ट्रस्ट है उनको कहीं ना कहीं इसके माध्यम से दूर भी किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो जो हमारे मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी हम बात करते हैं कम्युनलिज्म को रूट आउट करने की। तो अगर मैं बात करूं तो मीडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जो मीडिया है वो काफी ज्यादा क्रूशियल यानी कि एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है हमारे पब्लिक के ओपिनियन को बनाने के अंदर। रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म दैट अवॉइड्स सेंसेशनलिज्म एंड फोकस ऑन फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कम्युनल टेंशन। कहने का मतलब क्या है कि जो मीडिया है वो लोगों के विचारों को बदलने में या लोगों को विचारों को सेप देने में काफी महत्वपूर्ण जो है वो स्थान रखता है। तो जो हमारा रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है ना वो ये है कि हम जो सनसनीखेज खबरें दिखाते हैं ना उसको दिखाने से बचे, और साथ में जो हमारी रिस्पॉन्सिबल मीडिया है उसका जो काम हो वो ये हो कि वो काफी ज्यादा बेसिकली उस चीज पर फोकस हो जिससे कि हम चीजों को बढ़ावा दे सके। इंटर कम्युनिटी बेसिकली लोगों के बीच में जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं उनके बीच में जो ट्रस्ट है, जो बेसिकली मिस ट्रस्ट है उसको ट्रस्ट के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, इस चीज पर जो मीडिया है उसको फोस्टर करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। और इन सारी चीजों से हम क्या कर सकते हैं, जो अपने कम्युनल टेंशन है उनको कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। इनको कम करने के अंदर मीडिया भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और बेसिकली अपने सजेशन की, वो होता है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो भी हमारे लीडर हैं तो होल्डिंग पॉलिटिकल लीडर्स अकाउंटेबल फॉर प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी। कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बेसिकली अपने लीडर्स को ना अकाउंटेबल करके रखें, उन पे नजर रखें और उनको ये बताएं कि आप जो है वो पॉलिटिकल अपना गेन लेने के लिए आप क्या ना करिए, कम्युनलिज्म का फायदा मत उठाइए, कम्युनल हार्मनी को आप प्रमोट करिए। इससे क्या होगा कि हमारे सोसाइटी के अंदर एक कंडूसिव इन्वायरमेंट बनेगा जिसके अंदर हम एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। तो बेसिकली ये भी हमारा सजेशन हो सकता है कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि गवर्नमेंट इस चीज को फॉलो कर सकती है। इफ यू टॉक अबाउट कंक्लूजन, यदि हम कंक्लूजन की ही बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कम्युनलिज्म इन इंडिया थ्रेटेंड सोशल यूनिटी। कहने का मतलब क्या है कि जो कम्युनलिज्म है, जो संप्रदायवाद है, ये भारत के अंदर भारत के समाज की एकता के लिए काफी बड़ा जो खतरा है वो नजर आता है। बाय एड्रेसिंग रूट कॉजेस, अगर हम रूट कॉजेस को जो है वो एड्रेस करते हैं, इनका पता लगा लेते हैं, प्रमोट करते हैं एजुकेशन को, हम अपने इंटरफेथ डायलॉग को जो है वो फोस्टर करते हैं, बढ़ावा देते हैं, इनकरेज करते हैं रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप को, एक मोर इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं अगर हम इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं। तो इट इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन, यानी
कि हमारे सिटीजन्स की एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करें कि इरिडिकेट करें, यानी कि जड़ से उखाड़ करके फेंक दे किस चीज को, कम्युनलिज्म को, एंड एम्बेरस करें टॉलरेंस को, यानी कि एक दूसरे के धर्मों को टॉलरेट करने की जो चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर एम्बेरस करें। एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, जो भी हमारे देश के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसका कहीं ना कहीं हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं। इंडियाज ट्रू पोटेंशियल, यानी कि जो भारत का ट्रू पोटेंशियल है, लाइज इन बीइंग द थ्रिविंग प्लूरलिस्टिक नेशन, वो बेसिकली किसके अंदर लाई करता है, जो हमारा प्लूरलिस्टिक नेचर है। तो जो हमारा प्लूरलिस्टिक नेचर है उसी के अंदर हमारे भारत की जो रियल पोटेंशियल है वो लाई करती है। क्योंकि आपने सुना भी होगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बेसिकली हमारा देश क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के अंदर भी हम एकता के अंदर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो हम कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं। आई होप ये जो ऐसे है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।